पर तो अगला आपका रूल है द प्लस एडजेक्टिव से जो बनता है, कॉमन सा रूल है, काफ़ी आपके एग्जाम में आता है और रूल बहुत सिंपल है। देखो, नॉर्मली हम जानते हैं कि जब भी कोई आर्टिकल आता है तो आर्टिकल्स का प्रयोग हम बेसिकली किसके लिए करते हैं, तो आप कहोगे सर आर्टिकल का प्रयोग नाउन्स के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसको, कि सर्टेन सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जहाँ पे आर्टिकल और आर्टिकल में भी कौन सा द, आर्टिकल द के साथ में एक एडजेक्टिव आ जाता है। और जब भी आर्टिकल द के साथ में एक एडजेक्टिव आता है तो ये अपने आप में उसी तरीके से काम करता है जैसे कि कॉमन नाउन काम करता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन नाउन के तरीके से बिहेव करता है और ये पूरी की पूरी क्लास या कैटेगरी को दिखा देता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो होल क्लास और कैटेगरी, ठीक है। तो होल क्लास ऑफ कैटेगरी या तो पूरी क्लास कैटेगरी को दिखा देता है, ठीक है। जनरली हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो प्लूरल के तरीके से ट्रीट करते हैं और इसके साथ में प्लूरल वर्ब बेसिकली आती है। तो इसके बाद क्या आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, जैसे कि हम अक्सर करके लिखते हैं द पुअर। द पुअर का मतलब ही अपने आप में होता है पुअर पीपल। क्या होगा इसका मीनिंग, पुअर पीपल, ठीक है। तो पुअर पीपल हो गया। इसके अलावा जैसे कि कई बार आपने देखा होगा हम लिख देते हैं द रिच, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, रिच पीपल। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल द आ रखा हो तो ऐसे केस में वो होल क्लास और कम्युनिटी को दिखाता है, और पूरे क्लास या कम्युनिटी को अगर वो दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके साथ में बेसिकली हमें किस तरीके की वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब का यूज हमें करना है। इसी का बेसिकली एक सेकंड पार्ट होता है, इसी वाले कॉन्सेप्ट का एक सेकंड पार्ट भी होता है। वो क्या होता है मैं उसको और समझा देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है उसमें भी, लेकिन उसको कई लोग अलग अलग तरीके से देख रहे होते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या याद रख लेना है, जब भी आपके सामने जहाँ पे भी आपने ऐसे शब्द देखे ना इंग्लिश, अब ये जो इंग्लिश है या आपका जो फ्रेंच है, ठीक है, तो आप पाओगे कि इंग्लिश के दो फंक्शन हो सकते हैं। पहला ये एक एडजेक्टिव हो सकता है और दूसरा ये एक नाउन हो सकता है। जब भी इंग्लिश एक एडजेक्टिव होगा तो ऐसे केस में बेसिकली ये क्या दिखाता है, तो आप पाओगे कि सर ये नेशनैलिटी को दिखाता है। और जब भी इंग्लिश एक नाउन होगा तो आप पाओगे कि सर ये किसको दिखाता है, लैंग्वेज को दिखाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज को, तो इंग्लिश दो काम कर सकता है, एडजेक्टिव और नाउन दोनों बन सकता है। एक बार ये नेशनैलिटी को दिखाएगा और एक बार ये आपका लैंग्वेज को दिखाएगा। सेम इंग्लिश के साथ है, सेम फ्रेंच के साथ है। अब ध्यान क्या रखना है भाई, कोई भी लैंग्वेज का जब हम नाम लिखते हैं तो उसके साथ कभी आर्टिकल नहीं आता है। तो अगर मैं ये लिख दूं ना कि इंग्लिश, अगर मैं कहीं पे लिख दूं कि इंग्लिश इज लिखूं या आर लिखूं इंटरेस्टिंग, इंग्लिश इज और आर इंटरेस्टिंग, तो जैसे ही आप देखोगे तो आप आसानी से कह पाओगे कि क्योंकि सर इंग्लिश अपने आप में बेसिकली यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं ले रखा है, इसका मतलब है लैंग्वेज को दिखा रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट है और बेसिकली यहाँ पे ये एक लैंग्वेज का सेंस दे रहा है। अब लैंग्वेज तो अपने आप में एक है तो इज का यूज करेंगे ना कि आर का। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक दूसरा सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा कि द इंग्लिश इज लिखूं या आर लिखूं, इज और आर, या फिर इज आर छोड़ देते हैं, लाइक लिख देते हैं, लाइक और लाइक्स टू ड्रिंक वाइन एवरी डे, जो अंग्रेज लोग होते हैं। अब जैसे आप इसको देखोगे तो भाई जैसे यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ इंग्लिश के साथ द आ रखा है। अगर इंग्लिश के साथ द आ रखा है तो इंग्लिश लैंग्वेज तो हो नहीं सकता है, लैंग्वेज नहीं हो सकता है, तो फिर इंग्लिश के साथ द को कैसे जस्टिफाई करोगे। तो मैंने आपको एक पॉइंट अभी क्या बताया था कि अगर किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज कर लें तो वो उसी क्लास या कैटेगरी के सारे लोगों को दिखा देता है, सबको बात कर लेता है। तो इंग्लिश का मतलब क्या है, अंग्रेज। जैसे मैं अगर आपके सामने ऐसे लिखूं, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसे लिख दे, यहाँ पे मैं क्या, कोई व्यक्ति, मैं तो अंग्रेज नहीं हूँ, लेकिन कोई लिख दे कि आई एम इंग्लिश, तो आई एम इंग्लिश का मतलब क्या है, आई एम इंग्लिश का मतलब है कि वह व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं अंग्रेज हूँ।
जैसे कोई कह सकता है आई एम फ्रेंच, मैं फ्रेंच हूँ। जैसे कोई कह सकता है आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिकन हूँ। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। तो जैसे मैं इंडिया के लिए, मतलब अगर मैं इंडिया से हूँ और इंडियन हूँ, तो मैं कहता हूँ ना आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई यहाँ पे कहता है ना कि आई एम इंग्लिश, तो उसका मतलब है कि वह अंग्रेज है। तो इंग्लिश यहाँ पे अल्टीमेटली है क्या, तो आप कहोगे सर इंग्लिश एक एडजेक्टिव है। और जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल द लगा देते हैं तो उस पूरे के पूरे क्लास या कैटेगरी को दिखा देता है। तो आप यहाँ से आसानी से कह सकते हो कि द इंग्लिश, और क्योंकि ये द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब लेता है इसलिए लाइक का यूज करेंगे, ना कि लाइक्स का। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन का काम करता है। द प्लस एडजेक्टिव डिनोट करता है बेसिकली द एंटायर क्लास ऑफ पीपल। प्लूरल इन मीनिंग टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसके साथ में आपको ध्यान, जैसे एग्जांपल द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर नीड आर हेल्प। इसके अलावा कॉमन एडजेक्टिव जो इस द वाले स्ट्रक्चर में आते हैं, तो द रिच हो गया, द पुअर हो गया, द यंग हो गया, द ओल्ड हो गया, द ब्लाइंड हो गया, द डेफ हो गया, द ब्रेव हो गया, ठीक है, द वाइज हो गया, द एजुकेटेड हो गया, द अनएम्प्लॉयड हो गया, द डेड हो गया, द इंजर्ड हो गया। बहुत सारे एडजेक्टिव्स आते हैं। इसके अलावा ऐसे नेशनैलिटीज वाले एडजेक्टिव्स, अच्छा आप क्या कहोगे, आपके मन में एक चीज और आएगी कि सर जैसे द इंग्लिश का मतलब सारे अंग्रेज लोग हैं, तो क्या द इंडियन का मतलब भी सारे इंडियन लोग हो जाएंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होंगे, ध्यान रखना। जितने ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, मतलब जितने ऐसे नेशनैलिटी वाले शब्द हैं जिनमें एस एच या सी एच आता है लास्ट में, वो नाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो क्योंकि वो नाउन, और सॉरी दोबारा से सुनना एक बार। हाँ, जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनमें सी एच या फिर एस एच आता है, तो वो नेशनैलिटी को दिखाने के लिए तो बेसिकली एडजेक्टिव हैं। लेकिन जब वो नाउन बनते हैं ना बेसिकली, तो ऐसे केस में लैंग्वेज को दिखा देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नेशनैलिटी के शब्द होते हैं, जैसे कि इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, बांग्लादेशी हो गया, पाकिस्तानी हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनैलिटी को दिखाते हैं। और क्योंकि ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, तो ये एडजेक्टिव भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। और क्योंकि ये एडजेक्टिव नाउन दोनों होते हैं, तो ऐसे केस में अगर किसी देश के सारे नागरिकों को रेफर करना हो, तो हम द इंडियन नहीं कहेंगे, द इंडियंस। क्योंकि इंडियन अपने आप में नाउन भी है, और एक से ज्यादा की बात करनी है तो फिर उसको प्लूरल कर देते हैं। इंग्लिश वाले केस में प्लूरल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इंग्लिश वहां पे नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। जैसे पुअर वहां पे नाउन नहीं है, अक्सर करके एग्जाम में एरर भी आता है, द पुअर्स नहीं लिख सकते हैं, द पुअर लिखेंगे क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है, उसको प्लूरल नहीं किया जा सकता है। सेम इंग्लिश एडजेक्टिव है, उसको प्लूरल नहीं किया जा सकता है। सेम फ्रेंच एडजेक्टिव है, उसको प्लूरल नहीं किया जा सकता है। बट इंडियन अपने आप में नाउन भी होता है, तो इसीलिए जब सबको रेफर करना है तो प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, द इंडियंस। तो यहाँ पे एक बार ये चीजें दे रखी हैं। तो एस एच हो गया, सी एच हो गया, इसके अलावा ई एस सी हो गया। इनमें आर्टिकल द प्लस नेशनैलिटी को दिखा देते हैं, ये ऑल द पीपल ऑफ दैट कंट्री, जैसे द चाइनीज, ठीक है, द चाइनीज हो गया, द इंग्लिश हो गया, द फ्रेंच हो गया। इन सब का मतलब होता है कि पूरे के पूरे लोग। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, द फ्रेंच हो गया, द ब्रिटिश हो गया, द डच हो गया, द आयरिश हो गया, द स्पेनिश हो गया, द वेल्स हो गया, द चाइनीज हो गया, द जैपनीज हो गया, द पोर्तुगीज हो गया। तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पूरे पूरे नेशनलिटी को दिखा देते हैं। इसके अलावा जो भी हैं उनमें बेसिकली हमें ध्यान रखना है, जैसे इंडियंस लिखेंगे, अमेरिकन लिखेंगे, ठीक है, पाकिस्तानीज लिखेंगे, बांग्लादेशीज लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, तो ध्यान रखेंगे एक बार। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हैं। रिच शुड हेल्प पुअर। अब जैसे ही आप देखेंगे ना भाई, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिच आपका सब्जेक्ट है। रिच अगर सब्जेक्ट है तो ये तो अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर रिच तो एक एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट ऐसे तो बन नहीं सकता है, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, द रिच। तो द रिच, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प आपकी मेन वर्ब है, और पुअर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। भाई एक एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नॉर्मली तो बन नहीं सकता, तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, द पुअर। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर इन आवर सोसाइटी। इंडिया टुक डीपीएसपीज फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आर्टिकल द आएगा। यहाँ पे द इसलिए नहीं आ रहा है कि आयरिश की वजह से है, द इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो आगे सेम इसी पॉइंट पे ये है। ओल्ड, भाई ओल्ड नहीं लिखेंगे, द ओल्ड। द ओल्ड का मतलब हो जाएगा जितने ओल्ड लोग हैं। मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन एवरी कल्चर, हर कल्चर में उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ब्लाइंड, सिर्फ ब्लाइंड नहीं लिखेंगे, द ब्लाइंड। द ब्लाइंड यानी कि ब्लाइंड पीपल फेस मैनी चैलेंजेस इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एसएससी एमटीएस में आए हुए, देखो एक बार। इट इज अ कॉमन परसेप्शन दैट द रिच समटाइम्स डेस्पाइज पुअर। अब देखो जैसे ही देखोगे, इट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, अ कॉमन परसेप्शन आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और क्या परसेप्शन है बेसिकली, वो तो परसेप्शन को डिफाइन करने के लिए एक दैट क्लॉज आ रखी है, तो दैट कंजंक्शन है। द रिच आपका सब्जेक्ट है, समटाइम्स आपका एडवर्ब है, और द रिच के हिसाब से प्लूरल वर्ब डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब हेट करना,
और डिस्पाइस वर्ब है तो इसके ऑब्जेक्ट में पुअर नहीं लिख सकते, द पुअर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकेला पुअर तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बनते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, द पुअर। सो द पुअर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली इस एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। इसमें जैसे एक सेंटेंस दे रखा है, इसका करेक्ट वर्जन पूछा कि कौन सा होगा। अ यूथ नहीं लिखेंगे क्योंकि यूथ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो द यूथ लिखेंगे। तो आप देखोगे चार ऑप्शन में द यूथ है। मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डरली, तो यहाँ पे भी द एल्डरली आना चाहिए। तो यहाँ पे द एल्डरली, द एल्डरली, द एल्डरली, सब में द एल्डरली है। द रिच आना चाहिए, द रिच है, यहाँ पे सिर्फ रिच है, ये गलत हो जाता है, बी ऑप्शन। यहाँ पे द रिच है, यहाँ पे द रिच है। आगे मस्ट हेल्प द नीडी, यहाँ पे भी द नीडी आना चाहिए क्योंकि नीडी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे द नीडी है। इसके अलावा यहाँ पे भी द नीडी है और यहाँ पे भी द नीडी है। एंड अ पावरफुल नहीं होगा, द पावरफुल होगा, तो यहाँ पे द पावरफुल है, यहाँ पे भी द पावरफुल है, यहाँ पे पावरफुल में कोई आर्टिकल नहीं है तो ये गलत हो जाता है। अब दो में से एक गलत करना है बस हमें। मस्ट हेल्प द वीक, तो हमें द वीक को देखना है, तो यहाँ पे सिर्फ वीक लिख रखा है, ये देखो हेल्प वीक, तो आप कहोगे सर ये भी गलत हो जाएगा, तो द वीक वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई आपका। द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच, तो द इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश पीपल, ऑफन यानी कि अक्सर, फॉट यानी कि लड़े, किससे लड़े, तो आप कहोगे सर फ्रेंच। अब फ्रेंच भाषा से लड़े कि लोगों से, आप कहोगे लोगों से, और फ्रेंच लोगों को दिखाना है तो फिर वहां पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन बनाना है तो आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। सो फॉट द फ्रेंच। सिंपल सी बात है, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, डी पार्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इन अमेरिका, अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, कैन स्पीक द इंग्लिश। अब जैसे ही देखोगे ना, इंग्लिश क्योंकि लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज का नाम है तो आर्टिकल द नहीं आएगा, स्पीक के केस में ये लोगों की बात नहीं कर सकता है। सो कैन स्पीक इंग्लिश। इसको बहुत सारे बच्चे वैसे ही एक रूल के तरीके से रट लेते हैं कि इंग्लिश के और फ्रेंच के पहले द आ जाए तो लोगों को दिखाता है, द ना आए तो भाषा को दिखाता है। ये रट्टा मार लोगे तो फिर ऐसा होगा, आई एम इंग्लिश, तो क्या मैं इंग्लिश भाषा हूँ, नहीं, यहाँ तो द नहीं आ रखा है। तो रटना नहीं है, समझ सकते हैं। द पुअर को अगर हम समझ सकते हैं तो द इंग्लिश को समझने में हमें क्या क्या ऐसी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन।